अब हम अपने कवरेज के अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और कुछ ऐसी कंडीशंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमको बताई है। ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स के पूरा हुए बिना हम किसी भी अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं बोल सकते, किसी भी ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। अभी तक हम पहुंचे थे तीसरी सीढ़ी पे, हमने देखा था कंसिडरेशन के बिना किसी तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन अब आखिर में हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हमको बोलता है कि भैया कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना, तो भी आप चाहो तो उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। लेकिन भैया अभी तो आप बोल रहे थे कंसिडरेशन नहीं होगा, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं करा सकते, चारों सीढ़ियों का जड़ना जरूरी है। मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ना आप तीसरी सीढ़ी को स्किप कर सके, तीसरी सीढ़ी को स्किप करके सीधा चौथी सीढ़ी पे जा सकते हो। अब वो कौन से केसेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही स्पेसिफिकली हमको बताता है, जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे कंसिडरेशन के चैप्टर के लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट का एक, उसके कवरेज के लास्ट पार्ट का ही एक एस्पेक्ट है ये, कि बिना कंसिडरेशन के कोई अग्रीमेंट क्या वैलिड हो सकता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है वो। तो सबसे पहला केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि भाई अगर पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अगर दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो उन दोनों के बीच में एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, भले ही उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो। तो अब देखिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन का क्या अर्थ होता है। अब देखिए हमारा जो कल्चर है ना, वो रामायण से प्रेरित कल्चर है। हमारा कल्चर प्रभु श्री राम की सिखाई गई बातों पे चलता है, और प्रभु श्री राम के जीवन का ही एक एस्पेक्ट था जब वो वन में गए थे और भरत जी उनको मनाने के लिए वन तक उनके पीछे पीछे आए थे। उस समय जब प्रभु श्री राम और भरत जी मिले, तो तुलसीदास जी ने बहुत ब्यूटीफुल दोहा वहां पे बोला। उन्होंने कहा, परम पेन पूर्ण दो भाई, मन बूढ़ी चित्र अहमिति बिसराई। कि दोनों भाई इस तरीके से मिले कि उन्हें पूरी दुनिया की चित भुला गई, उन्हें पूरी दुनिया की सुध भुला गई। और आप बोलिए महल राज्य ये सब तो दूर, दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक त्याग कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जब ऐसे कल्चर से हम प्रेरित होते हैं, अब आज कलयुग की बात अलग है। आज कलयुग में वो प्रेम सिर्फ तब दिखता है जब सामने किसी के पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, या फिर सामने किसी के पास आपको कुछ देने के लिए रहता है, वो प्यार सिर्फ दिखता है और सिर्फ उस समय तक के लिए दिखता है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कलयुग में, और अगर मैंने मान के चलो प्रेमवश अपने किसी भाई को या फिर अपने किसी नियर रिलेटिव को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, कुछ डोनेट कर दिया, उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, तो क्या उस केस में कल के दिन वो आ सकता है अपना अधिकार वसूलने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, एक केस हुआ था जिसका नाम था भीवा वर्सेस शिवराम। तो इसमें क्या हुआ, दो भाई थे। अब इन दोनों भाइयों की एक प्रॉपर्टी थी जो उनके फादर की थी, ये थी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एक भाई क्लेम करता था एंसेस्ट्रल थी। अब दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो गया कि ये प्रॉपर्टी किसको मिले। अब ये केस गया कोर्ट। कोर्ट ने बोला कि भाई सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है ही नहीं, तो इस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक भाई का है, दूसरे भाई का इस पे कोई अधिकार नहीं है। अब ये जो है मिस्टर शिवराम, इनका बेचारे का मुंह उतर गया। इन्होंने कहा मेरे को तो कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। इसको देख के जो भिवा भाई हैं, उनकी भी आंखों से आंसू बहने लग गए। बोले मेरे भाई को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा भाई सुन, भले ही कोर्ट ने बोला है कि ये प्रॉपर्टी तेरी नहीं है, भले ही इस प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, जा तुझे मैंने 1/3 पोर्शन दिया, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि इस पार्टी का 1/3 पोर्शन मैं तुझे दूंगा। इसने बोला भैया मैं आपको बदले में क्या दूं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टूडेंट रहा है, इसको पता है बदले में जब तक ये कुछ नहीं देगा तब तक कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। तो इसने पूछा भैया मैं बदले में आपको क्या दूं? बोला तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत है। और ये बात बोल के ये घर चला जाता है। अब थोड़े दिन बाद जब मिस्टर शिवराम वापस आते हैं, बोलते भैया मेरी प्रॉपर्टी। भैया बोले अरे वो तो मैंने ऐसे ही प्यार में बोल दिया था, जा तेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसको बड़ा दुख हुआ। अब ये गया वापस कोर्ट के पास। उसने कोर्ट को बोला जज साहब, इन्होंने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया था, अब वो हिस्सा मांगने जा रहा हूं, वो हिस्सा दे नहीं रहे मुझे। कोर्ट ने बोला कि क्या आपने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वो प्रॉपर्टी सामने वाले को दी थी?
या फिर आपने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन सामने वाले से वो प्रॉमिस किया था? तो भीवा ने बोला हाँ सर मैंने किया तो था, प्यार प्यार में मैंने बोल दिया। तो कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा है तो भले ही यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा क्योंकि ये आपने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन सामने वाले के साथ में किया है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कुछ कंडीशंस दी। कोर्ट ने क्या क्या कंडीशंस दी कि भाई आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आप प्रॉपर्टी दे रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करो कि वो एक रिटन अग्रीमेंट है। अगर लिखित में नहीं है तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ भी आप एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, उसको रिटन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नियर रिलेटिव्स, ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास की किसी फीमेल क्लासमेट पर हमारा दिल आ जाता है और उसके बाद हम जो है उसके लिए चांद तारे तोड़ लाने का वादा कर देते हैं या उसको अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देने का वादा करते हैं और कल के दिन वो ये समझ ले कि वो हमारे ऊपर आगे केस कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन जरूर हो सकता है हो, लेकिन यहाँ पे नियर रिलेटिव का कोई संबंध नहीं है। नियर रिलेटिव कौन होता है? बाप, बाबा, भाई, बहन, रिलेटेड बाय ब्लड और बाय मैरिज। कोर्ट ने बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट हाईलाइट किया। उसने बोला रिलेटिव मतलब इट शुड बी रिलेटेड बाय ब्लड और बाय मैरिज। तो एक ये एस्पेक्ट उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद इट शुड बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर ये तीनों बातें प्रूव हो जाती है कोर्ट में, तो फिर इवन विदाउट कंसिडरेशन एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट एनफोर्स करवाया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अगले एस्पेक्ट पे। अगला एस्पेक्ट क्या है? अगला एस्पेक्ट है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। भैया ये पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज का क्या अर्थ है? अब इसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं। सैफ अली खान आज ठीक होकर अपने घर वापस लौट आए, लेकिन उस रात को उनकी मदद करने वाला ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा काफी सुर्खियों में आ गए हैं। अब एक सोशल वर्कर फैजान अंसारी ने भजन सिंह को सम्मानित करते हुए 11,000 रुपए दिए हैं। अब देखना होगा क्या सैफ और करीना भी इस ऑटो ड्राइवर की मदद करते हैं। उस रात उसने कहा था कि जान बचाना इम्पोर्टेंट। सैफ अली खान उस दिन उस ऑटो वाले ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसको कोई पैसे मिलेंगे। उसने क्या किया? इंसानियत के नाते एक इंसान को अपने ऑटो में बैठाया और उसको हॉस्पिटल छोड़ाया। थोड़े दिन बाद उसके लिए एक रिवॉर्ड अनाउंस हुआ। उसको बोला गया कि आपके पास्ट में किए गए अच्छे काम के लिए हम आपको 11,000 रुपए देने का वादा करते हैं। अब कल के दिन वो ऑटो वाला कोर्ट में जाए और जज साहब को बोले कि जज साहब मेरे को 11,000 रुपए देने का वादा किया गया था और मेरे को अभी तक वो पैसे मिले नहीं। तो दूसरी पार्टी क्या बोलेगी? तो सर कंसिडरेशन क्या था? यहां पर तो मैंने सिर्फ एक वादा किया था, कंसिडरेशन तो सामने वाले की तरफ से कुछ आया नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला कि उसने पास्ट में आपके लिए कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? हाँ बिल्कुल किया है। और आपने उस काम के लिए ही उसको पैसे देने का वादा किया था? हाँ सर किया ही था। पास्ट में उसने मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाने का अच्छा कार्य किया और मैंने उसको 11,000 रुपए देने का वादा किया। तो कोर्ट ने बोला बस वो ही आपका कंसिडरेशन है यहाँ पे। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन नहीं भी है और आपने पास्ट में कोई अच्छा काम किया है और उस काम के बदले आपको कुछ मिलने का अधिकार आ जाए, सामने वाला प्रॉमिस कर दे, उसमें भी आपको कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इन केस ऑफ अ कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी स्पेसिफिकली गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग से कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। आपने पहले जो अच्छा काम किया है वही मेरे लिए कंसिडरेशन है। और कल के दिन अगर आज मैंने ये वादा कर दिया ना इसको कंसिडरेशन मान के, तो कल के दिन मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है कि चूंकि आपने पास्ट में एक अच्छा काम किया है उसके लिए आज आपको फल मिल रहा है, तो अब सामने वाले को वो फल आपको देना ही पड़ेगा। और इसमें भी कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी? कि सबसे पहले सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली। सर्विस should have been rendered voluntarily। अब भाई जिस दिन सैफ अली खान पे अटैक हुआ उस दिन तो ऑटो वाले को नहीं पता था ना कि उसको 11,000 रुपए मिलने वाले। उसने वो काम वॉलंटरीली किया, स्वेच्छा से किया। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली एंड इट शुड हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। कि जो वादा कर रहा है
उसी इंसान के लिए वो काम किया जाए, सिर्फ तब वो माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ अब मिसलेनियस केसेस हैं। एक कंसेप्ट होता है टाइम बार्ड डेट का। अब ये टाइम बार्ड डेट क्या है? देखिए, कोई भी इंसान भारत में अगर किसी से कोई भी उधार लेता है ना, तो उधार देने वाले की जिम्मेदारी है कि वो 3 साल के अंदर अंदर उससे वो पैसे वापस ले ले। अगर कोई भी डेट आपने किसी को दिया है और उसको 3 साल हो गए हैं, आपने छोड़ दिए पैसे, ऐसे भूल गए और वो 3 साल हो गए, तो फिर वो हो जाता है टाइम बार्ड, कि भाई 3 साल तक आपको याद नहीं आया पैसे मांगना, अब आप अचानक से उठ के सामने वाले से पैसा नहीं मांग सकते। उसको हम बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। लेकिन अब कभी कभार क्या होता है, 3 साल के बाद मान लो मैं सामने वाले के पास गया और उसने बोला हाँ भैया चलो 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा। अब देखो, उसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मेरा पैसा दे। लेकिन उसने क्या किया, आ बैल मुझे मार की, क्योंकि कि डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉ ने उसको बचा लिया है वो पैसा देने से, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नहीं भैया मैं पैसा दे दूंगा। तो अब जब वो खुद ही कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहा है, तो फिर लॉ बोलता है कि अगर आपने फिर प्रॉमिस कर दिया है ना कि आप वापस से उस टाइम बार्ड डेट को उजागर करोगे या फिर उस टाइम बार्ड डेट को देने का वादा करोगे, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मतलब इफ देयर इज ए रिटन अग्रीमेंट कि भाई कोई भी डेट जो वैसे तो 3 साल से ज्यादा पुराना है, बट उसको वापस कर देने का वादा अगर कोई इंसान आज कर रहा है, तो उसमें भी किसी कंसिडरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर अगर आपने सामने वाले को कोई गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट क्या होता है भाई, एक गिफ्ट डीड साइन होती है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले को, आउट ऑफ, नॉट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, बट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मैंने उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और मैंने एक डीड साइन कर दी गिफ्ट डीड करके। तो उसमें भी किसी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। वो एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो बिना कंसिडरेशन के भी एनफोर्स कराया जा सकता है। और लास्ट में एक एस्पेक्ट है चैरिटी का। अब ये चैरिटी का क्या एस्पेक्ट है भाई? तो क्या लोग चैरिटी की अग्रीमेंट भी एनफोर्स कराने आ जाएंगे? ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि भाई वैसे मैंने एक जगह प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा एक पर्टिकुलर, लेट से बिल्डिंग बनाने के लिए। अब लोग खुश हो गए, बोले कि चलो बिल्डिंग बनाएंगे बिल्डिंग बनाएंगे। अब उन्होंने, दो केसेस हो सकते हैं, कि मैंने आज प्रॉमिस किया और मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे, मेरे प्रॉमिस पे डिपेंड करके उन्होंने काम चालू करवा दिया। मतलब उनके पास फंड्स की बहुत कमी थी, मैंने प्रॉमिस कर दिया मैं फंड्स दूंगा, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम चालू भी करवा दिया। मतलब ऑन द फेथ ऑफ माई प्रॉमिस, सामने वाले ने कोई लाइबिलिटी इनकर कर ली है। लाइबिलिटी कैसे इनकर कर ली? अब भाई आप सामने वाले किसी कॉन्ट्रैक्टर से उधारी में काम करवाओगे तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा ना, और आपके खुद के पास तो पैसा है नहीं, आप पैसा उसको देने का वादा क्यों किए? क्योंकि आपको किसी और ने प्रॉमिस किया कि वो आपको आउट ऑफ चैरिटी पैसा देगा। तो ऑन द फेथ ऑफ माई प्रॉमिस द प्रॉमिसी हैज इनकर्ड लाइबिलिटी। अब इसको ना थोड़ा और क्लियरली और अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई मान के चलो मैंने, आज है 10 मार्च, तो मैंने आज प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 रुपए दूंगा टेम्पल बनाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 मार्च को ही कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, इस अजम्पशन पे कि शुभम जिंदल जो है वो 10,000 रुपए देगा। अब शुभम जिंदल कल के दिन अगर आता है और ये बोलता है भैया मैं 10,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर तो उस इंसान से ही पैसा मांगेगा ना, इसको शुभम जिंदल ने डायरेक्टली तो हायर किया नहीं है। यहां पे देखो 3 लोग हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, ये है शुभम, ये है वो पार्टी, और ये है कॉन्ट्रैक्टर। अब शुभम ने इस पार्टी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, और इसके बेसिस पे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉमिस किया कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मेरा काम चालू कर दो। अब कल के दिन अगर शुभम यहां पिक्चर से पीछे हट जाता है, तो ये पार्टी का जो लाइबिलिटी है वो तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ बचेगा ही बचेगा ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर तो सीधा इससे पैसा मांगेगा, उसको तो कोई मतलब नहीं है ना पीछे कोई शुभम जिंदल नाम का इंसान एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उससे प्रॉमिस किसने किया? इस इंसान ने किया। तो इस केस में इनजस्टिस ना हो, इस
पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोर्ट ने बोला कि भैया अगर आपके प्रॉमिस के बेसिस पे कोई लाइबिलिटी इनकर कर चुका है ना, एक्सक्यूज मी, तब भले ही वो चैरिटी क्यों ना हो, आपको उसको एनफोर्स कराना पड़ेगा। और अगर अब मेरे प्रॉमिस के फेथ पे किसी इंसान ने लाइबिलिटी इनकर नहीं करी है, तो उस केस में इट्स गोइंग टू बी मियर चैरिटी। उस केस में कोई भी इंसान आके ये नहीं बोल सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाइए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर कोई भी प्रॉमिस मैं कर रहा हूं उसको विदाउट कंसिडरेशन डेफिनेटली एनफोर्स करवाया जा सकता है। कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस है उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन देने का प्रॉमिस है उसको भी एनफोर्स कराया जा सकता है। कोई टाइम बार्ड डेट है कि 3 साल से ज्यादा हो गए लेकिन जो इंसान उधार लेने वाला था उसने प्रॉमिस कर दिया कि नहीं 3 साल हो गए कोई बात नहीं पैसा तो मैं दूंगा, अगर ऐसा हो जाए और रिटन अग्रीमेंट हो तो भी वो एनफोर्सेबल होता है। फोर्थ है गिफ्ट और फिफ्थ है चैरिटी। अब एक बार अपन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे नजर मार लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले कि जनरल रूल क्या है, अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरल रूल ये है, लेकिन इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, और वो एक्सेप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और ये बात क्या कौन बोलता है, ये बात सेक्शन 25 बोलता है कि इन पर्टिकुलर केसेस में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं भले कंसिडरेशन एग्जिस्ट ना करे। ये उसके एसेंशियल्स जो हमने देखे। फिर उसके बाद पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब ये जो एजेंसी और बेलमेंट वाला पार्ट है ना, ये हम लोग थोड़ा सा रुक के करेंगे जब हम लोग एजेंसी और बेलमेंट के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। फिर हम आएंगे कंप्लीटेड गिफ्ट में कि भैया मैंने सामने वाले को गिफ्ट दे दिया। और एक केस है चैरिटी का। चैरिटी कब, जब मेरी चैरिटी के बेसिस पे किसी ने थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल लाइबिलिटी इनकर कर ली है, सिर्फ उस केस में। बाकी अगर मान लो मैंने चैरिटी देने का वादा कर दिया और सामने वाले की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उस केस में सामने वाला कभी भी कोर्ट में आके ये नहीं बोल सकता कि भैया आप इससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाइए। और इसी के साथ हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट होता है कंसिडरेशन का। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे उन 4 एस्पेक्ट्स पे, फोर्थ सीढ़ी पे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, और वो कुछ एसेंशियल बातें जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी जरूरी है। अब हम फोर्थ सीढ़ी को चढ़ेंगे, और फोर्थ सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की और गहराइयों में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो अब प्लीज आप रिवीजन कर लीजिएगा और इसके पश्चात इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके पीछे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको भी, और आने वाली वीडियो में हम अपने अगले एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। और प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज प्लीज करते रहिएगा। और अगली वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा थर्ड यूनिट होगा।